अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 14 मई 2020 और मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एडिटोरियल आज जो पब्लिश हुआ है डॉन में वो कराने लगा हूँ, और वो है NFC अवार्ड। अब एक तरफ तो ज़ाहिर है कोरोना वायरस का तो सारों को ही पता है कि जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह हो तो उसमें लाजमी कुछ ना कुछ उसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन उसके अलावा ये एक और टॉपिक बहुत अहम है आजकल, ये 18 अमेंडमेंट का जो भी हमारा सिलसिला चल रहा है और उसके साथ ये NFC अवार्ड, और ये बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। तो इसलिए एडिटोरियल कराने से पहले थोड़ा मैं ना आप लोगों से इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी शेयर करना चाहूँगा। मैंने जितने भी मुझे आर्टिकल्स वगैरह मिले थे तो ये मैंने एक फ़ाइल में कंबाइन कर दी हैं। आज ट्रिब्यून में भी NFC के हवाले से आया है, नेशन में भी आया है, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है, वो डिस्क्रिप्शन से आप ले लीजिएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपने मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करना हो जहाँ पाकिस्तानी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के मैं PDF शेयर करता हूँ और साथ इसमें डॉन हाइलाइट्स होती हैं और इंटरनेशनल मैगजीन्स होते हैं, तो ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है 100 रुपीज़ पर मंथ वाला, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे। अच्छा, अब एडिटोरियल करने से पहले 3-4 मिनट में जो है ना वो जो ये बाकी मैंने वो दे दी हुए हैं एडिटोरियल वगैरह वगैरह आपने लेना हो, एक आर्टिकल भी है, थोड़ी मैं इसकी आपको हिस्ट्री बता दूँ कि क्या है, किस तरह होता है। एक मिनट, ये मैंने लिखा था अच्छा, ये मैंने वहाँ से लिया है, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट से डेटा लिया है मैंने। अच्छा, अब एक मिनट। अच्छा, जो हमारे पास है ना नेशनल NFC होता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। बेसिक उसका काम क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है हमारे पास अंडर आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। और बेसिक इसका जो काम है वो ये है कि जितने भी रिसोर्सेज होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, वो डिवाइड होती हैं आगे इसको प्रोविंसेस को। ख़ासतौर पे हमारे पास ये टैक्सेस वगैरह जितनी भी कलेक्शन होती है ना, तो वो डिविजिबल पूल में आ जाती हैं और वो जाके नीचे डिवाइड होती हैं सूबों को। अच्छा, अब उसमें 2010 से पहले क्या हुआ होता था, जब हमारे पास 18th अमेंडमेंट नहीं आई थी, तब ये होता था कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे डिवीज़न होती थी। जैसे हम फ़र्ज़ करें कि मतलब हमारे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं था, सिर्फ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था। जितने भी हमारे पास टैक्सेस वगैरह की अमाउंट आई वफाक के पास, ठीक है, वो नीचे सारे सूबों में किस बुनियाद पे डिवाइड हो जाती थी, पॉपुलेशन की बुनियाद पे। अब उसमें मसला क्या था, उसमें मसला ये था क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो लॉयन शेयर किसको मिलता था, ये सारी रिसोर्सेज का पंजाब को मिलता था। तो इसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी महरूमी बढ़ रही थी किन सूबों में, ख़ासतौर पे KP में, बलोचिस्तान में, और बाकी साथ हमारे पास ये सिंध वाले भी कहते थे कि जी कराची सारे पाकिस्तान को पैसे कमा के देता है और हमें जो है वो आप पॉपुलेशन की बुनियाद पे सारा ये देते हैं हमारा हिस्सा, तो हमें बहुत कम मिलता है। साथ बलूचिस्तान वाले कहते थे कि जी सारी हमारी मादनियात वगैरह हमारी हैं, और उसके बाद जो है हमें सबसे कम, क्योंकि सबसे कम हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान को मिलता था। वजह यह है, जब पॉपुलेशन की बुनियाद पे होता था तो जिस तरह आपको पता होगा कि जो पॉपुलेशन है वो तो पंजाब की सबसे ज़्यादा है, लेकिन एरिया वाइज अगर हम देखा जाए ना तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो ज़ाहिर है फिर बलूचिस्तान वालों को मिलता नहीं था। तो 2010 से पहले तक ये टसल रहती थी कि भाई सिर्फ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है ना वो ठीक नहीं है। अगर आपने जितना भी ये रिसोर्सेज इन्होंने आगे देनी है सूबों को, तो आप और क्राइटेरिया लेके आएँ, पॉपुलेशन के अलावा लेके आएँ, ताकि सिर्फ पंजाब जो है ना उसको फ़ायदा ना हो, दूसरे सूबों को भी फ़ायदा हो। बेसिक इसका मकसद ये था। अच्छा, और उसके बाद ये सारा मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कितना शेयर फ़र्क पड़ा, क्या हुआ। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। पहले पॉपुलेशन क्या होती थी, 100% होती थी। फिर अब 10वीं जो हमारे पास 2010 में 18th अमेंडमेंट आई, सूबों को खुद मुख्तारी मिली, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा सिर्फ पॉपुलेशन को आप सोल क्राइटेरिया ना बनाएं, आप क्या करें और फैक्टर भी इसके अंदर लेके आएँ। उन्होंने कहा चलें इस तरह कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा जी साथ वेट दे दिया, उन्होंने कहा पॉपुलेशन को उन्होंने वेट दे दिया 82% का, पावर्टी बैकवर्डनेस को 10.30%, रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन को 5% और इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी को 2.70%। अच्छा, अब ये सारा करने का मकसद क्या हुआ, अब उसके करने का मकसद ये हुआ कि ख़ासतौर पे इसका फ़ायदा ये हुआ वो मिला बलूचिस्तान को, किसकी वजह से, इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से। अब मैं आगे अगर आपको दिखाऊं, ये आप इसमें बाकी देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन चीज़ है ना ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे था ये चीज़, जब हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना वो अब उनको क्या मिल रहा है, पंजाब 51.74% मिलता है पंजाब को
जितना भी डिविजिबल पूल आता है, जितने भी कुल टैक्सेस सब और ग्रांट और जितनी भी हमारे पास ये जमा होता है रॉयल्टीज़ वगैरह की पेमेंट, उसमें अब पंजाब को कितना मिल रहा है 51.74%, सिंध को मिल रहा है 24.55%, खैबर पख्तूनख्वा को मिल रहा है 14.62% और बलूचिस्तान को अब मिल रहा है 9.09%। तो ये पहले कोई 5-5.5% के करीब मिलता होता था बलूचिस्तान को, लेकिन ये सारे फैक्टर्स इन्होंने पॉपुलेशन के अलावा शामिल किए, तो इनका जो शेयर था ना वो चला गया 9.09% तक। अच्छा, ये सारी कुछ चीज़ कहाँ पे हुई थी? ये 7th NFC अवार्ड में हुई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में भी कोशिश की गई, क्योंकि 5 साल के लिए होता है अवार्ड जो है, मतलब हर हुकूमत आती है तो उसने लेके आना होता है अवार्ड। तो अभी मैं उसकी तरफ भी आऊँगा कि अभी इन्होंने जो 10th NFC जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई जी अभी आजकल जो 10th NFC अवार्ड की बात हो रही है, तो बीच में ये हम हर दफ़ा 7th NFC अवार्ड क्यों डिस्कस करते हैं? उसकी वजह यह है कि इसके बाद जो है ना सूबे और वफाक जो है वो कंसेंसस नहीं बना सके थे, क्योंकि अवार्ड जब तक ना आए तो उसके तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्स की सूबों और वफाक के, मतलब जब डिवाइड करते हैं ना, तो उसके बाद जब ये उस पर इत्तेफाक नहीं कर सके थे तो फिर क्या होता है, जो पहले जिस पे इत्तेफाक हुआ होता है वही आगे चलता है। तो 7th NFC अवार्ड के बाद इनके दरमियान जो है वो इत्तेफाक नहीं हो सका था, तो अभी तक इसीलिए हमारे पास जो है वो 2010 वाला जो फार्मूला है वही चल रहा है। अभी मैं अब आपको इसमें दिखाऊंगा, कल हमारे पास ट्रिब्यून में इसने हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने वो बुलाया हुआ था इजलास वगैरह इस हवाले से, तो उसकी भी डिटेल भी अभी देता हूँ, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी कि भाई 7th के बाद 10th आ रहा है तो बीच वाले किधर गए। बीच में जो है हम लोगों की कंसेंसस नहीं हो सका था, और इसी फार्मूले के तहत जो है हम अभी चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें में रह गई मेरी। एक चीज़ होती है हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब जिस तरह अगर आप ये देखें ना, ये चीज़ जो है 57.5% जो है प्रोविंसेस को मिल रहा है, और 42.5% इसमें किसको मिल रहा है, वफाक को। ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर जो सूबे आपस में इनको तकसीम किया जाता है, जैसे ये चीज़ें हैं ना सारी, ये पंजाब को इतना मिलना है, सिंध को इतना मिलना है, KP को इतना, बलूचिस्तान को इतना, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में। जो वफाक से सूबों को मिलता है, ठीक है, अपने पास रख के 42.5 इसने रखा, वफाक ने अपने पास 57.5% दे दिया नीचे सूबों को। ये क्या बन गया, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपस में जो सूबों की जो डिवीज़न होती है वो बन गई है हमारे पास, ये परसेंटेज आ गई है, जिसमें हर वेटेज का हिसाब करने के बाद इस परसेंटेज के हिसाब से सूबों को मिल रहा है। अच्छा, अब चलते हैं, कल की हमारे पास न्यूज़ थी, एक मिनट, हमारे पास थी ये वाली, 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है। 8वें और 9वें में तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके थे, तो इसलिए जो है वो प्रेसिडेंट अलवी की जानिब से क्या किया गया है, इन्होंने कहा, इन्होंने फॉर्मली नोटिफाई की है, 11 मेंबर कमीशन किया है, और इसमें अप्रूवल इन्होंने पहले किससे लिया है, फेडरल और प्रोविंशियल मेंबर्स से, और इट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs किसने सेट किए हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने। और ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ज़रूरी है, अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने आपको कहा है कि इसके तहत जो है हमने ये बनता है सारा हमारा NFC। तो ये अभी आप डिटेल में पढ़ना हो तो ये आर्टिकल 160 आप लाजमी पढ़िएगा। अच्छा, अब इसमें एक और जो है ना वो प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है हमारे पास, एक मिनट, अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं हमारे पास। इसमें मेंबर्स जो हैं 4 तो हमारे पास प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हर सूबे के, ठीक है, 4 ये लोग हो गए हैं, और 4 जो हैं वो नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोविंसेस को, और उसके अंदर एक और बंदा शामिल है, फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी शामिल है एज ऑफिशियल एक्सपर्ट। मैं अभी एडिटोरियल की जानिब आ रहा हूँ, डॉन में जो लिखा हुआ है, लेकिन मेरा था कि आप लोगों को थोड़ी इसकी बेस दे दूँ पीछे कि ये हुआ किस तरह है। अच्छा, अब बाकी क्योंकि ये इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये आप लोगों से पूछा जाएगा, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ होती है कि 4 प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स तो सारों को पता होता है कि जी सूबे में से उन्होंने ही नुमाइंदगी करनी है आपकी इसमें NFC अवार्ड के लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं ना, वो कौन कौन है, कम से कम आपको अपने सूबे का पता होना चाहिए। जिस तरह पंजाब से इस वक्त कौन है, तारिक बाजवा, और उसके बाद हमारे पास बलूचिस्तान से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जावेद जब्बार,
और सिंध और केपी में जो है ना उन्होंने अपने वही पास्ट मेंबर्स ही रखे हैं। सिंध की जानिब से है असद सैयद और केपी की जानिब से है मुशर्रफ रसूल। ठीक है, ये लोग हो गए। बाकी साथ हमारे पास ये हो गए थे कौन से लोग, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे हर सूबे का। ठीक हो गया। अच्छा, ये लोग हो गए जो शामिल हैं लोग। अब इन लोगों ने काम क्या करना है, अब मेन काम क्या है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। और क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रोसीड ऑफ 5 मेजर कैटेगरीज। जो भी कलेक्शन आती है हुकूमत के पास, उसके नेट प्रोसीड्स को डिवाइड करना है, किस फार्मूले के तहत करना है। अभी तक तो हम जो है वो 7th NFC अवार्ड के तहत चल रहे हैं। अच्छा, अब उसके अंदर कंडीशन ये होती है कि अब जो शेयर आ गया हुआ है ना, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते आगे। अब उसमें उन्होंने हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ना, क्योंकि हुकूमत कहती है कि जी हम पे बहुत बर्डन पड़ गया है, हम जब सूबों को अपना जितने भी हमारी कलेक्शन हुई होती है हम जब सूबों को दे देते हैं तो हम पे बहुत बर्डन बढ़ गया है। तो अभी एडिटोरियल भी देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट की अपनी गलती है, वो बर्डन बढ़ गया, ये प्रोविंसेस को जो है वो गलत ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें पहले हम इसको देख लेते हैं, ये कल कॉन्स्टिट्यूट हुई है हमारे पास 10th फाइनेंस कमीशन, फिर हम एडिटोरियल की जाने आते हैं। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। टैक्सेस ऑन इनकम है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, और इसमें जो आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास टैक्सेस वगैरह आ गए हैं। ठीक है, और इसमें और क्या है, ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट आर टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड, कंज्यूम्ड एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन कॉटन। तो बेसिकली सारे टैक्सेस वगैरह हैं और वो उन्होंने एक फार्मूले पे आना है कि हमने किस तरीके से रिसोर्सेज डिवाइड करनी है सूबों और वफाक के दरमियान। ठीक है, अब इसमें जो नई चीज़ें हैं मैं आपसे इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ, इसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। अब उसमें उन्होंने क्या चीज़ें उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि सेंटर वांट्स द प्रोविंसेस टू बियर सम एडिशनल फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्योंकि अब सेंटर कहता है कि भाई हम जब आप सब बांट देते हैं कि जितना हमारे पास टैक्स आता है तो हमारे पास कुछ नहीं बनता, तो इसलिए सेंटर क्या चाह रहा है कि प्रोविंसेस कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां उठाएं। और वो किसके चीज़ के बारे में है, दिस परटेन्स टू एक्सप्लोरिंग वेज टू रिड्यूस लॉसेस ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। के उन्होंने कहा कि जितना स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हमें नुकसान हो रहा है, जैसे हमारे पास PIA हो गया, स्टील मिल में पहले इतना लॉस होता रहा, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है ना, वफाक कह रहा है कि जो सूबे हैं वो भी हमारे मदद करें किस चीज़ में, कि ये रिड्यूस करने में, कम करने में जो हमें लॉस हो रहा है, किस चीज़ से, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, SOEs जिसे बोलते हैं। और उन्होंने कहा और एग्री करें किस मैकेनिज्म पे, फॉर शेयरिंग दी लॉसेज, कि उन्होंने कहा वो शेयर करें लॉसेज बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि उनको भी, सूबों को भी कुछ करना चाहिए। और उसके अंदर यहाँ पे आगे इसमें इन्होंने बात किया की है। बाकी तो ये इसमें अब आगे होगा तो हमें पता चलेगा क्या आगे जिस तरह ये डेवलपमेंट होती है कि क्या इस दफ़ा हम कंसेंसस बना पाते हैं 10th NFC अवार्ड में, या वही हमारा सिलसिला चलता है किसके लिए, उसके लिए हमारा जो 7th NFC अवार्ड था। लेकिन अब इसमें कुछ चेंजेस कुछ तो लाजमी करने पड़ेंगे, क्योंकि किस वजह से, क्यों उन्होंने कहा ख़ासतौर पे जो एडिशन में 5 मिलियन लोग जो है ना फ्रॉम द ट्राइबल रीजन टू KPK में का इजाफा हुआ है, तो उसमें शायद कुछ चेंज करना पड़े। और फिर उन्होंने कहा उसके लिए भी ज़रूरी होगी मीटिंग किसकी, CCI की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। ठीक है, तो इस लिहाज से अब थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम देखते हैं क्या होता है, कि अब जैसी इसकी डेवलपमेंट होगी मैं आपसे वो भी शेयर करूँगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये कह रहा है कि also, the 7th NFC award announced in 2009 continued with annual extensions and remains in place even now. उन्होंने कहा अब तक भी 11 साल बाद भी क्या है, उसी के तहत हम ये डिवाइड कर रहे हैं रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म ऑफ 5 years। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म तो अवार्ड की कितनी होती है, 5 years होती है, लेकिन जिस तरीके से हमारी आगे कंसेंसस नहीं हो सका तो अभी भी 7th NFC अवार्ड ही चल रहा है। दैट केम टू एन एंड ऑन June 30th 2015। तो होना तो ही चाहिए था उस टाइम पे नया अवार्ड आता, लेकिन नहीं आया। और एक और चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसेस दैट प्रोविंशियल शेयर्स इन ईच NFC अवार्ड कुड नॉट बी रिड्यूस्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें प्रॉमिस हमारे इसमें आता है कि जो प्रोविंशियल शेयर्स जो है ना वो NFC अवार्ड में आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि अब ये चीज़ें आ गई हैं, अब किस तरीके से हुकूमत मांगे इन लोगों से सूबों से जो है शेयर, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि NFC अवार्ड जो है ना वो रिड्यूस नहीं किया जा सकता, जो एक दफ़ा तय हो गया हुआ है। लेकिन अब हमारी फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमारे ये इसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस में बहुत नुकसान हो रहा है और हमारी इतनी टैक्स कलेक्शन भी नहीं हो रही, तो जो
प्रोविंस है वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाए। अब हम देखते हैं आज के एडिटोरियल में कि किस तरीके से जो है वो इसमें किस तरह ये 10th फाइनेंस कमीशन आगे चलता है और किस तरह लोग जो हैं दोबारा अवार्ड की तरफ आते हैं, या यही सिलसिला हमारे पास 7th NFC वाला चलता है। अच्छा, अब इसमें एडिटोरियल की तरफ हम जाते हैं। आज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को थोड़ी इसकी बेस दे लूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पहले पॉपुलेशन की बेस पे बुनियाद पे था फैसला, फिर उसके बाद दूसरे उसके अंदर फैक्टर्स आए, और उसके बाद क्या ख़राबियाँ हो रही हैं और किस तरीके से हमारे पास 10th उसमें NFC अवार्ड में कोशिश की जा रही है चेंजेस लाने की। अच्छा, चलते हैं एडिटोरियल की जानिब, ठीक है। और अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, अभी जिस तरह मैंने भी आपसे करा रहा था आरिफ अलवी वाले, वो भी इसलिए ज़रूरी था 10th NFC वाला, और आपको पता होना चाहिए था कि जी 7th NFC है उसका अवार्ड आया था और 8th और 9th का नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पे 7th के करने के बाद अगर फ़ौरन यहाँ पे 10th का कराते तो वो बीच में आपका थोड़ा मिसिंग लगना था आपको। अच्छा, अब हम इसमें 10th NFC अवार्ड में देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। अभी कह रहे हैं द अनाउंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन हैज़ कम एट अ टाइम व्हेन डेवल्यूशन ऑफ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल पावर्स टू द प्रोविंसेस अंडर द 18th अमेंडमेंट इज अंडर रिन्यूड अटैक फ्रॉम द प्रोपोनेंट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर सेंटर। अब ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से है। उनका द अनाउंसमेंट, ऐलान किस चीज़ का ऐलान, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन, कि जो बनाया है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किसका, अंडर आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। ये 10th नेशनल फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट की है, इस चीज़ का ऐलान किया था, हैज़ कम एट अ टाइम, और वो ऐलान किस टाइम पे आया है, व्हेन डेवल्यूशन होता है मुंतकली, और किस चीज़ की मुंतकली, ऑफ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स, जो हमारे पास डिवॉल्व हुए थे, मुंतकिल हुए थे क्या, सिग्निफिकेंट अहम एडमिनिस्ट्रेटिव इंतज़ामी और फाइनेंशियल पावर्स, और जो माली जो थी पावर्स थी वो किसको मुंतकिल हुई थी, प्रोविंसेस को, और वो सूबों को किस अमेंडमेंट के तहत मिली थी, अंडर द 18th अमेंडमेंट इज़ अंडर रिन्यूड अटैक। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको 2 हफ्ता पहले भी कराया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एडिटोरियल करवाया था, तो उसमें क्या है, तो उसमें तब असद उमर की जनाब से कहा था कि भाई इसमें कुछ बातें फ्लॉड हैं, यानी कि गलत हैं इसके अंदर 18th अमेंडमेंट में। तो उन्होंने कहा ये उस टाइम पे ऐलान आया है इस नेशनल फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का, जो 10th NFC कमीशन है, उस टाइम ऐलान आया है जब क्या है, आफ्टर 18th अमेंडमेंट इज अंडर रिन्यूड अटैक, यानी कि इसको काफ़ी तनकीद का सामना है कि जी ये गलत फैसला था 18th अमेंडमेंट, फ्रॉम द प्रोपोनेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर सेंटर। और किन की जानिब से तनकीद का सामना है, फ्रॉम द प्रोपोनेंट्स होते हैं जो हामी हो, किस चीज़ के हामी हो, ऑफ अ स्ट्रॉन्गर सेंटर, कि भाई सेंटर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए, क्यों सेंटर जो है वो सारी चीज़ें अपनी रिसोर्सेज डिवाइड कर देता है नीचे सूबों को। तो यहाँ पे उन्होंने कहा ये ऐलान, ये इसको कॉन्स्टिट्यूट करने का 10th NFC कमीशन को उस टाइम पे आया है जब हमारे पास जो है जो मुंतकिल हो चुकी हुई है, जो अहम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं और प्रोविंसेस को मुंतकिल हो चुकी हुई हैं। और ये कब आया है, और ये कब हुआ था, अंडर 18th अमेंडमेंट हुआ था। और इस वो तनकीद का सामना है उन लोगों की जानिब से, ये चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो और सारी जो रिसोर्सेज हैं वो वफाक के पास ही होनी चाहिए, उसको आगे डिवाइड नहीं करना चाहिए सूबों को। द एडिशनल एजेंडा फॉर द न्यू कमीशन, अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो जो लोग उसमें शामिल हैं उनके पास क्या है, एजेंडा क्या है उनके उस न्यू कमीशन के लिए। अच्छा, अब पहले तो ये बता रहे हैं कि जी इस कमीशन का मकसद क्या था, हुज होल सोल कॉन्स्टिट्यूशनल जॉब इज़ टू डिवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। क्योंकि NFC का बेसिक मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि काम क्या है कि जितनी भी इनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको तकसीम करना किसके दरमियान, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। और उन्होंने कहा इज़ रिफ्लेक्टिव, ठीक है, और वो ये जाहिर करता है, इस बात की अक्कासी करता है ऑफ दिस माइंडसेट। और क्या माइंडसेट क्या होता है, जहनीत, ठीक है। तो ये एडिशनल एजेंडा है। अब मैं आपको, अब ये देखें यहाँ पे तो डिटेल नहीं बताई हुई, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि उसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल एजेंडा उसमें क्या था। मेन चीज़ उसमें क्या उन्होंने कही थी कि जो खासतौर पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो लॉस हो रहे हैं, तो जो सूबे हैं वो मदद दें इसका नुकसान उठाने में। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत मसला हो रहा है, और ये क्या चीज़ है, एडिशनल एजेंडा में वो शामिल है। और ज़ाहिर है एडिटोरियल इतना छोटा होता है, उसमें हर चीज़ नहीं हो सकती, आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ती है। तो अब उन्होंने कहा ये एडिशनल एजेंडा जो था इस न्यू कमीशन के लिए, उन्होंने कहा असल में तो उसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवाइड करे सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। लेकिन अब ये रिफ्लेक्टिव करती है इस माइंड सेट की, कि लोगों का ये माइंड सेट इस तरफ आ गया हुआ है कि नहीं भाई सूबों को जो है वो खुद उठाना चाहिए, जो भी नुकसान हो रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं इनका नुकसान भी है वो सूबों को उठाना चाहिए। अच्छा, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इंडिकेट्स दैट द सेंटर वांट्स द प्रोविंसेस टू फंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब उसके अंदर जो है सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ही नहीं है, अगर हम एडिशनल उसकी बात करें
एजेंडा की, तो उसके अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या इंडिकेट्स करता है, इशारा क्या किस बारे में इशारा करता है कि सेंटर क्या चाहता है, वांट्स दैट प्रोविंसेस टू फंड सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, उनका कि ये फंड करें अपना सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर भी, शेयर लॉसेज ऑफ एसओईज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये बता चुका हूँ मैं आपको, तो उन्होंने कहा इसका भी लॉसेस शेयर करें, बियर द कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज़, जो हुकूमत सब्सिडीज़ देती है वो भी उसका कॉस्ट बियर करें, एंड फंड फेडरल डेट रीपेमेंट्स, और जो हमें रीपेमेंट्स करनी पड़ती हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, डेट रीपेमेंट्स, तो उसमें भी जो है वो अपना हिस्सा डाले प्रोविंस। अच्छा, इस्लामाबाद इज ऑल्सो लुकिंग टू देम टू हेल्प फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर्स ऑन AJK, GB एंड फॉर्मर फाटा, और इस्लामाबाद साथ ये भी क्या चाह रहा है और लुकिंग टू देम, और देम यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है, सूबों के लिए, कि इस्लामाबाद क्या चाह रहा है कि सूबे क्या करें, हेल्प करें, किस चीज़ में मदद करें, फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर, कि यो भी इसका एक्सपेंडिचर है कहाँ पे, AJK में जहाँ पे पैसे खर्च रहे हैं, GB में गिलगित बल्तिस्तान में, और फॉर्मर फाटा, ठीक है, साबिक फाटा ने कहा यहाँ पे भी जो है वो फाइनेंस करे, एक्सपेंडिचर कौन करे, ये सूबे। Since the provincial share of from the tax divisible pool cannot be slashed from the present 57.5% under the constitution, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जितना शेयर आ जाता है आप उससे कम नहीं कर सकते। अब मसला ये है कि अब ये सारी चीज़ों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, SOEs के लिए जो लॉस हो रहा है, और सब्सिडीज़ देने के लिए ये कह तो रहे हैं कि भाई हमें वो एक्सपेंडिचर दे, हमें पैसे दे सूबे, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जब एक दफ़ा 57.5% जब ये तय हो गया हुआ है कि हमारे पास वर्टिकल ट्रांसफ़र में 57.5% जो है वो सूबों को जाएगा, तो उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिंस द प्रोविंशियल शेयर फ्रॉम द टैक्स डिविजिबल पूल कैन नॉट बी स्लैश्ड, मतलब स्लैश्ड मतलब कम होना ना, उन्होंने कहा ये कम हम नहीं कर सकते फ्रॉम 57.5% अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू बाईपास इट बाय पुटिंग दिस प्रपोजल्स ऑन द NFC टेबल। तो अब अलग तरीके से वो चाह रहे हैं कि हम ले लें, क्योंकि आप शेयर तो कम कर नहीं सकते, ठीक है। अब उन्होंने कहा इस अटेम्प्टिंग, वो कोशिश करें, वो बाईपास करें किस चीज़ को, बाय पुटिंग दिस प्रपोजल्स ऑन द NFC टेबल, के वहाँ पे जाके वो बात करें कि भाई इन सारी चीज़ों में भी ये सूबे जो हैं वो अपना हिस्सा डालें। दिस इज़ंट द फर्स्ट अटैम्प्ट टू अनडू द गेन्स द प्रोविंसेस हैव मेड अंडर द 7th अवार्ड। उन्होंने कहा ये कोई पहला मौका नहीं है जहाँ पे इसको अनडू द गेन्स का क्या मतलब हो गया कि कोई फ़ायदा आपको हुआ हो तो उसको छोड़ो, क्योंकि सूबों को इससे फ़ायदा हुआ था जब हमारे पास 7th NFC अवार्ड आया था। उन्होंने कहा ये पहला मौका नहीं है जब एक कोशिश की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि उन जो फ़ायदे हुए हैं उनको छोड़ा जाए, कि मतलब प्रोविंसेस को कहा जाए कि जी वो आप फ़ायदे छोड़ दें आपको हासिल हुए हैं, हैव मेड अंडर द 7th अवार्ड, कि इस अवार्ड के तहत आपको फ़ायदा हुआ है उसको आप छोड़ दें। बैक इन 2015 एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, अच्छा आप देखें प्रॉब्लम पता क्या होती है, जब PMLN खुद गवर्नमेंट में थी तो उन्होंने क्या किया था, ये देखें बैक इन 2015 में क्या हुआ था, तो PMLN गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट थी PMLN की उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, हैड ऑल्सो डिमांडेड दे वॉलंटरली गिव अप 7% ऑफ द अनडिवाइडेड पूल फॉर सम ऑफ दीज फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उस टाइम पे भी उन्होंने PMLN वालों ने सूबों को कहा था कि आप अपना जो 7% जो है ना अनडिवाइडेड पूल, तो आप अपनी इस फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए छोड़ दें, क्योंकि आप आइन में आ गया हुआ है कि भाई इससे आप नीचे नहीं कर सकते, तो वो आप खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उनको कहा कि आप वॉलंटरली खुद अपना जो है ना वो छोड़ दें, आप 7% इस पूल में से जितना भी पैसे बनते हैं सूबों के वो छोड़ दें ऑफ दिस फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और उन्होंने कहा द डिमांड वाज रिजेक्टेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन उसमें कोई भी सूबा नहीं माना था उस टाइम पे। उसने कहा कि जी हम किस तरह, पहले ही हमें इतना थोड़ा मिलता है वफाक की जानिब से, तो हम किस तरह अपना हिस्सा छोड़ दें। तो ये डिमांड थी किन की जानिब से, PMLN वालों की जानिब से कि जी सूबे जो हैं वो 7% अपना जो हक है वो वॉलंटरली छोड़ दें। तो द डिमांड वाज रिजेक्टेड, उसको इनकार कर दिया गया था एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कह के कि भाई ये गैर आइनी है और हम इस 7% जो है वॉलंटरली अपना जो राइट है, अपना शेयर है, उसको गिव अप नहीं करेंगे। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि 18th अमेंडमेंट एंड द 7th NFC अवार्ड आर रिगार्डेड एज अ वाटरशेड इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजिकल हिस्ट्री। उनका जो 18th अमेंडमेंट है और 7th NFC अवार्ड है उसको क्या समझा जाता है, एज वाटरशेड। वाटरशेड होता है संगे मील, किस चीज़ में, इन द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फिजिकल हिस्ट्री। हम अगर अपनी आइनी और इसकी फिजिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये कि एक संगे मील की हैसियत रखता है। नीदर कैन एग्जिस्ट अलोन, और ये कोई दोनों में से कोई एक अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि दोनों को रहना होगा, 18th अमेंडमेंट को भी और किस चीज़ को, 7th NFC अवार्ड को भी,
ठीक है, वाइल द अमेंडमेंट डिवॉल्व सेवरल फेडरल मिनिस्ट्रीज। अच्छा, अब इसमें मेन बात ये कर रहे हैं कि देखें, चलो मैं पहले पढ़ लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा वाइल द अमेंडमेंट डिवॉल्व सेवरल फेडरल मिनिस्ट्रीज एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन डेवलपमेंट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा टू द प्रोविंसेस। अच्छा, अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, डिवॉल्व कर दी थी फेडरल मिनिस्ट्रीज और फंक्शंस किसे, सूबों को। और उसमें कौन कौन से शोबे शामिल थे, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन डेवलपमेंट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट। और ये किसे इन्होंने दे दिया था, वफाक ने सूबों को दे दिया था। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा, द एनएफसी क्रिएटेड फिस्कल रिसोर्सेज फ्रॉम द डिविजिबल पूल एंड एनहांस्ड द प्रोविंशियल टैक्स बेस बाय recognizing the province's rights over services tax and CVT on immovable property to support their new responsibilities। अच्छा, अब जब यहाँ पे सारी चीज़ें डिवॉल्व हो गई, जब इसमें ये डिवॉल्व हुई हैं हमारे पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज, हेल्थ, वुमेन डेवलपमेंट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, प्रोविंसेस को हुई, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ज़ाहिर है प्रोविंसेस को अगर हमने इतनी मिनिस्ट्रीज़ दी हैं तो इनको चलाने के लिए क्या है, हमें पैसे भी देने पड़ेंगे। तो उन्होंने यो थी ये चीज़ें कि प्रोविंशियल टैक्स बेस बढ़ाना हो, तो फिर उन्होंने क्या कहा, सर्विसेज टैक्स और सीवीटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये टैक्स होता है हमारे पास, सीवीटी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और सर्विसेज टैक्स। अब सर्विसेज टैक्स हमारे पास क्या होता है, ये होटल हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो ये सारे 2012 से पहले कौन कलेक्ट करता था हमारे पास, ये वफाक के पास ही सारा इख्तियार था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 2012 में हमारे पास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यहाँ पे आ गई। हर सूबे की हमारे पास अलग अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी थी जो कि टैक्स कलेक्ट करती थी, क्योंकि जब सारी ये इन्होंने डिवॉल्व कर दी ये 5 मिनिस्ट्रीज, तो उनको पैसे भी चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो रेवेन्यू है सर्विसेज का आप लोग कलेक्ट करेंगे तमाम सूबे, और जो गुड्स का है वो कौन कलेक्ट करेगा, वो एफबीआर करेगा। तो अब जिसमें आपको बताया है, मेन जो करेंगे होटल हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, हमारे पास ये किस में आते हैं, सर्विसेज टैक्स में आते हैं। तो फिर हर सूबे में ये जितनी भी सर्विसेज दी जाती थी, इस वक्त पंजाब में है वो 68 सर्विसेज हो चुकी हुई हैं, तो ये अपना टैक्स खुद कलेक्ट करते हैं ताकि इनको एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज़ मिली हैं और उसका ख़र्चा जो है वो अपना खुद पूरा कर सकें। तो साथ ही इनको ये सर्विसेज टैक्स और ये सीवीटी भी मिल गया इमूवेबल प्रॉपर्टी में, किस चीज़ के लिए, टू सपोर्ट देयर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि इनको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली थी, नई मिनिस्ट्रीज़ मिली थी, तो उन्होंने कहा वो इसका खर्च निकाल सकें। It also conceded the provinces right to their natural resources and made some subjects like ports, electricity, water resources, national planning, census and regulatory authorities a joint provincial and federal responsibility। इन्होंने कहा क्या किया इसको, ये चीज़ें तो इनको दे दी इन्होंने, सीवीटी ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विसेज टैक्स, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी रखी थी जो इन्होंने इसको कहा कि ये जॉइंट प्रोविंशियल एंड फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, ये हमारे पास सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर रिसोर्सेज, नेशनल प्लानिंग, सेंसस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो ये जॉइंट प्रोविंशियल एंड फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि दीज स्टेप्स हैव हेल्प द प्रोविंसेस इंक्रीज देयर इनकम्स। अब इन स्टेप्स ने क्या किया, खासतौर पे सर्विसेज टैक्स ने और सीवीटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसने हेल्प की, मदद की, किसकी, प्रोविंसेस की, सूबों की, क्या करने में, इंक्रीज देयर इनकम्स, कि अब अपनी इनकम बढ़ा सकें, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये टैक्सेस सर्विसेज टैक्स वगैरह कलेक्ट किया तो इन्होंने इनकम जनरेट की, और क्या कर सकें इस जनरेट करने के बाद, एंड स्पेंड मोर ऑन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस टू देयर सिटीजन्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें किस चीज़ में, डेवलपमेंट में, और डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस जो है डिलीवर कर सकें किसे, टू देयर सिटीजन्स, अपने शहरियों को। अच्छा, अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जी सूबे, ये वफाक जो है ना, ये कहते हैं कि भाई हमने इनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी, चीज़ें दे दी, हमने इनको सर्विसेज टैक्स दे दिया, हमने इनको सीवीटी दे दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, हमने अपना जो पैसे हम कमाते हैं उसमें से हम 57.5% हम दे देते हैं सूबों को। तो उसके बाद उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत बढ़ गया। अब क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज प्रोविंशियल शेयर इज़ ऑफन ब्लेम्ड फॉर इंक्रीजिंग द फेडरल बजट डेफिसिट। क्या कहते हैं वफाक वाले कि भाई हमने जो है जब प्रोविंशियल शेयर बढ़ा दिया इसकी एनएफसी के बाद, तो इससे क्या हुआ है, तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इससे हमारा जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ गया, विच इज़ंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। लेकिन राइटर क्या कह रहा है कि ये फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं करता। और ने कहा एक स्टडी की थी किसने, पंजाब गवर्नमेंट में, अ स्टडी बाय द पंजाब गवर्नमेंट शोज़, एक स्टडी है वो शो करती है दैट द इन्हांस्ड प्रोविंशियल शेयर फ्रॉम द टैक्स रिसोर्सेज हैज़ कंट्रीब्यूटेड जस्ट 0.8% to 1% ऑफ जीडीपी टू द फेडरल डेफिसिट। उन्होंने कहा ये एक स्टडी हुई थी पंजाब में, वो ये जाहिर करती है कि जो इन्होंने इन्हांस किया था प्रोविंशियल शेयर फ्रॉम द टैक्स रिसोर्स, क्योंकि ये बढ़ गया था 10th इसमें
7th NFC अवार्ड में शेयर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जिस तरह अब फेडरल वाले कहते हैं कि जी हमारा फेडरल डेफिसिट इस वजह से हुआ कि हमने जो सूबों का जो थे शेयर वो बढ़ा दिया था, लेकिन ये पंजाब में जो स्टडी हुई वो कहती है भाई ये बात ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा इसने सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है 8.8% से लेके 1% तक जीडीपी में फेडरल डेफिसिट का। अब वो आगे बता रहे हैं रियल रीज़न, उन्होंने कहा ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सूबों पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है। असल रीज़न क्या है इस बजट डेफिसिट का? द रियल रीज़न फॉर द डेफिसिट लाइज एल्सवेयर। उन्होंने कहा ये रियल रीज़न इस डेफिसिट का वो लाई करता है, वो किस वजह से है, मतलब एल्सवेयर, वो और वजह से। और वो वजह क्या बता रहे हैं? फॉर स्टार्टर्स, इस्लामाबाद हैज़ फेल्ड टू रेज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम 10% to 15% ड्यूरिंग द 5-year लाइफ ऑफ द 7th अवार्ड। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो है इस्लामाबाद जो है वो फेल हो गया क्या करने में, बढ़ाने में। क्या? टैक्स टू जीडीपी रेशियो फ्रॉम 10% to 15%, क्योंकि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो कोई टैक्स मतलब अगर हम उसको टैक्स टू जीडीपी रेशियो में लें तो वो टैक्स तकरीबन 9.5-10% तक है। तो उन्होंने कहा इन्होंने इसको लेके जाना था 15%, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको टैक्स कलेक्शन को 15% ले जाते तो जाहिर है अगर उनके पास 15% के हिसाब से कलेक्शन होती और फिर वो सूबों को देते तो इनका अपना भी बढ़ता जो टैक्स है कलेक्शन जो इनके पास है, क्योंकि 42.5 तो वफाक ने अपने पास भी रखना होता है ना। लेकिन मसला क्या हुआ कि मसला ये हुआ कि वो उतनी ही रही कलेक्शन, क्योंकि इनका तो था कि ठीक है हम शेयर बढ़ा रहे हैं सूबों का, हमारी भी कलेक्शन बढ़ेगी टैक्स की, तो उसी में से हम हिसाब में दे देंगे तो हमारी कोई बेहतरी हो जाएगी। अब मसला ये हुआ कि इनकी कलेक्शन वहीं की वहीं रही 10%, और ये नहीं ले जा सके इसको 10% से उठा के 15% पे, कब नहीं ले जा सके ड्यूरिंग द 5-year लाइफ ऑफ द 7th अवार्ड। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो जाहिर है फिर उनका बजट डेफिसिट होना था। लेकिन उन्होंने कहा ये गलती फेडरल गवर्नमेंट की है कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ाई, और बाद में वो फिर सूबों से तकाजा करे कि भाई हमारे ये एसओईज हैं, हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, आप इसमें साथ दो, आप अपना वॉलंटरली जो है वो अपना शेयर गिव अप करो। तो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, वो दूसरी एक बात रहेगी वो जो मैं आपको पीएमएलएन वाली बता रहा था बात, कि देखें जब वो खुद हुकूमत में थे उन्होंने सूबों को कहा कि 7% जो अपना शेयर है आप वॉलंटरीली गिव अप करो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा नहीं है कि इसको आप कम कर सको, शेयर जो एक दफ़ा आपको मिल जाए। तो उन्होंने कहा आप वॉलंटरीली कम करो। लेकिन अब क्या है, अब जब इन्होंने 10th एनएफसी कमीशन के लिए जब ये बुलाया है इजलास आरिफ अलवी ने, तो अब पीएमएलएन वाले सारे कह रहे हैं कि क्यों हमें कहा जा रहा है कि जी हमारा शेयर कम हो। तो अब वही बात, ये तो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को मैं नहीं कह रहा, जब आप खुद पार्टी में होते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे अपना शेयर छोड़ दें। लेकिन अब वो उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये सूबों के साथ पीएमएलएन के अगर आप लीडर्स की बातचीत भी सुने टॉक शोज़ में, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अब फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका जो है मतलब कि शेयर हम छोड़ें, तो उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब खुद हुकूमत में थे तब उन्होंने सूबों को कहा था कि आप अपना 7% वॉलंटरीली जो शेयर है उसको गिव अप करें। अच्छा, अब उन्होंने कहा एक तो ये गवर्नमेंट ने है अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ाई थी, तो इस वजह से उनको फ़र्क पड़ा है, तो वफाक जो है सूबों को ब्लेम ना करे कि हमने आपका शेयर बढ़ाया है तो इसलिए इनको बजट डेफिसिट आ रहा है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? इट ऑल्सो कंटिन्यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू मेंटेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिवॉल्व मिनिस्ट्रीज एंड फंक्शंस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। अच्छा, अब मसला ये है कि जब उन्होंने डिवॉल्व कर दी थी, जिस तरह ऊपर मैंने आपको 5 मिनिस्ट्रीज बताई हैं, तो इनको क्या करना चाहिए था कि भाई उनको कहते हैं भाई आप ही खुद ही बेड़ो इस चीज़ों को, हम इसमें नहीं करेंगे। लेकिन अब मसला क्या है, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपको पॉलिटिकल, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, अब पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्या है, मुकम्मल तौर पे इन्होंने वही नहीं दी थी मिनिस्ट्रीज़ इन्हें नीचे, क्योंकि एक तो होना तो ये चाहिए था कि आपने मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी, आप छोड़ दो उन चीज़ों को कि बस ठीक है वो सूबे जाने मिनिस्ट्रीज जाने। लेकिन क्या है, होल्ड फेडरल ने रखा हुआ था, किसकी वजह से रखा हुआ था उन मिनिस्ट्रीज़ पे, कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस एंड इज अनएबल टू प्लग द मैसिव हेमरेजिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय एसओईज। हेमरेजिंग क्या होता है, जिस तरह अगर एक मतलब ब्लड वगैरह निकले, अनकंट्रोल्ड कोई चीज़ ज़ाया हो ना। और यहाँ भी क्या ये बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो क्या नाकाम हुई इसको प्लग करने में, बंद करने में, ख़त्म करने में, जो ज़ाया हो रही थी रिसोर्सेज किन की जानिब से, एसओईज की जानिब से, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जानिब से। ठीक है, एक तो चीज़ उन्होंने कहा कि जी ये जीडीपी, ये टैक्स कलेक्शन में नाकाम रहे थे। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जब आपने मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व कर दी थी फिर भी आपने कंट्रोल अपने पास रखा, किसकी वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। फिर उन्होंने कहा कि वो जो नुकसान कर रही थी हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, उनका जो है वो उनका जो लॉस है उनका वो कम कराने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने क्या कहा, डेवल्यूशन हैज़ डन मच टू द स्ट्रेंथन द फेडरेशन
तो उन्होंने कहा कि इसने डेवोल्यूशन ने मुंतकिली हुई एक तरह थी, इसने क्या किया है, स्ट्रेंथन किया है फेडरेशन को, लेकिन वफाक जो है वो गलत कर रही है कि इल्ज़ाम जो है वो सूबों पे लगा रही है। अब आगे बता रहे हैं कि सेंटर को करना क्या चाहिए। द सेंटर शुड फोकस ऑन रेजिंग टैक्सेस के बजाय इसके कि आप रोते रहो कि जी हमें ये वॉलंटरीली अपना शेयर गिव अप करें और हमारा साथ दें कि हमारा लॉस हो रहा है। उन्होंने कहा बजाय इसके कि ये इस तरह की बातें करने के सेंटर को फोकस करना चाहिए किस चीज़ में, ऑन रेजिंग टैक्सेस, क्योंकि अपना वो टैक्सेस बढ़ाएंगे, कटिंग इट्स अननेसेसरी एक्सपेंडिचर एंड पुलिंग आउट ऑफ डिवॉल्व फंक्शंस। और उन्होंने कहा उसमें से अपना जो एक्सपेंडिचर है जो खर्चा कर रहे हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किस में कर रहे हैं, एंड पुलिंग आउट, पुल आउट होता है अपने आप को निकालना किस चीज़ से। उन्होंने कहा किस चीज़ से निकालें वो लोग, डिवॉल्व फंक्शंस। उन्होंने कहा जो आपने मिनिस्ट्रीज दे दी हो बस उसको छोड़ दो, अगर आप उसी को आप कंट्रोल करोगे अपने आप को पॉलिटिकल रीजंस के लिए, और फिर बाद में कहोगे कि नहीं जी ये सूबों को हमने ज़्यादा हिस्सा दिया तो इस वजह से मसला बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा एक तो आप अपना जो टैक्स है उसको बढ़ाएं, कलेक्शन को। दूसरी चीज़ आप अपने आप को उससे अलहदा कर लें, मिनिस्ट्रीज़ में जो आपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए जिन पे कंट्रोल रखा हुआ है, जिन पे आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, और अपने आप को उससे अलहदा कर लें। डिवॉल्व जो फंक्शंस जो थे, जो चीज़ें आपने डिवॉल्व कर दिया तो बस उसको आप छोड़ दें। क्यों आप उस पर खर्चा कर रहे हैं और फिर बाद में खर्चा भी खुद कर रहे हैं सियासी वजूहात की बना पे, और फिर इल्ज़ाम भी आप किस पे लगा रहे हैं, सूबों पे लगा रहे हैं। इट शुड लुक अहेड एंड नॉट अटेम्प्ट टू रिवर्स द प्रोग्रेस मेड सो फार। उन्होंने कहा इसको आगे देखना चाहिए और कोशिश नहीं करनी चाहिए टू रिवर्स द प्रोग्रेस मेड सो फार, कि वो मतलब प्रोग्रेस जो हमने आगे तरक्की की है उसको रिवर्स ना करें, उसको वापस ना लेकर आएँ जितनी भी हमने अब तक तरक्की की है। तो बेसिकली आज का ये NFC बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक इसमें ये था कि ये वफाक ये है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जी हमने जो शेयर बढ़ा दिया था 7th NFC अवार्ड में सूबों का, इस वजह से हमें प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा हुकूमत जो है वो ना अपने गिरबान में खुद झांके, एक अपनी जो है इसकी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाए, फिर ये डिवॉल्व मिनिस्ट्रीज़ में आप खर्चा कर रहे हैं उसको कम करें, SOEs को आप देखें कि किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है, और साथ वो कह रहे हैं कि जितनी भी उन्होंने कहा ये अपना ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है इसको कट करें, और उन्होंने कहा कि वो ना कोशिश करें उस चीज़ को बैक करने की, ख़त्म करने की जितनी भी हमने अभी तक तरक्की की है, ख़ासतौर पर इसमें NFC अवार्ड के हवाले से, 18th अमेंडमेंट के हवाले से। बाकी ये 10th NFC कमीशन की जो भी इजलास वगैरह होंगे तो उसकी भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा कि क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि कुछ तो मुझे लगता है इस बार चेंजेस आएंगे इसके अंदर के ये फार्मूला जो है इसमें कुछ तो इनको चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अब वही बात है कि वॉलंटरीली तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी गिव अप करेगा सुबह कि ठीक है कि जितना भी हुकूमत को नुकसान हो रहा है हम अपना शेयर छोड़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें जिस तरह डेवलपमेंट होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज का एडिटोरियल थोड़ा बड़ा हो गया था तो शायद कुछ लोगों को लगे कि टाइम ज़्यादा कर दिया, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड से लेकर चला था। तो बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपने इसमें राय भी अपनी दे लीजिएगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो इसको इतना बड़ा करना ठीक है या उतनी ही टाइम लिमिट मुझे रखनी चाहिए थी। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।